ड्रीमर्स। आज तारीख है 30 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज की शनिवार है तो आज हमारे पास कार्टून होता नहीं है, तो आज हम सीधे आर्टिकल पर मूव करते हैं। सबसे पहले हम रेलिवेंट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो पहला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, एंकरिंग टाइज विद द कैनबेरा द वर्चुअल वे। मीन ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की जाएगी। 4 जून को वर्चुअल मीटिंग होनी है ऑस्ट्रेलिया के जो वो प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तो इससे पहले होना क्या था कि मॉरिसन और मोदी जी के बीच में ये मीटिंग होनी थी जनवरी में, लेकिन जनवरी में जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है जंगलों में, तो इसकी वजह से मीटिंग को कैंसिल करना पड़ता है। और अभी कोविड-19 की वजह से केवल हमें ये मीटिंग वर्चुअल मीन ऑनलाइन करनी पड़ रही है। पूरे आर्टिकल में बात क्या किया जाएगा, ये आर्टिकल में कहते हैं कि इतिहास अगर दोहराया जाए तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, तो वो जम्मू एंड कश्मीर वाले इशू पे मीडिएशन करना चाहते थे, मध्यस्थता करना चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है वो उसे रिजॉल्व करवा सके। उनका डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड था उस टाइम पे अपर हैंड पे था। लेकिन अगर आज का सीनरियो अगर देखा जाए, आज 70-72 वर्ष के बाद अगर देखा जाए, तो इंडिया का अपर हैंड है इस पूरी डिप्लोमेसी में। ऑस्ट्रेलिया परेशान है चाइना से, और चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो यूएसए हो और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। इस पूरे आर्टिकल में इसी पर डिस्कस किया जाएगा, इसी पर बात किया जाएगा। फिर राइटर आगे क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है अभी तक के इतिहास का, तो इंडिया ने डिप्लोमेटिक रूप से खुद को सुप्रीम बनाया है, खुद को थोड़ा और इम्प्रूव किया है, लेकिन दोनों की प्रॉब्लम सेम है, दोनों चाइना से परेशान है। तो एक क्वाड ग्रुपिंग होती है। क्वाड ग्रुपिंग में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? जापान आएगा, यूएसए आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा और इंडिया आएगा। तो ये चारों कंट्रीज़ चाइना को काउंटर करना चाहती हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो, क्योंकि चाइना ना केवल साउथ चाइना सी में, ना केवल इंडियन ओशियन में, बल्कि पैसिफिक ओशियन में भी अपना दबदबा बढ़ा रहा है। जितने भी ओशियनिक रीजन है वहाँ पर चाइना खुद को एक्सपेंड कर रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन की बात की जाएगी। आगे जब बात करते हैं, कहते हैं दोनों के बीच में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, जस्ट क्योंकि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करती हैं और इंडिया में लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर हम एक सस्ते दर में अगर हमें एजुकेशन को गेन करना है तो यूएसए हो गया, यूके हो गया, तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव है वो। बट जो ऑस्ट्रेलिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्वालिटी भी उनकी अच्छी है और इंडिया के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पड़ जाती हैं। फिर आगे डिप्लोमेसी की बात क्या करेंगे, कहते हैं एक तो हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम पे बहुत अच्छा अवसर है। फिर दूसरी बात कि जो डिफेंस डील है, अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक डील तय हुई है कि इंडिया क्या करेगा कि ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा कि वो अंडमान निकोबार द्वीप पर आए और अपना डिफेंस इक्विपमेंट लगा करके प्रॉपर वो ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं, अपना एक मिलिट्री बेस अपना बना सकते हैं, एक नवल मिलिट्री बेस बना सकते हैं। और इंडिया को पैसिफिक ओशियन पे एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया कोकोवा द्वीप के पास, आइसलैंड के पास अपना डिफेंस बेस बना सकता है। अब अगर ये दोनों की बात करें, दोनों लोकेशन की बात करें कि अंडमान निकोबार की हम बात कर रहे हैं, मलाक्का स्टेट की बात कर रहे हैं, तो एक बार जरा इसका लोकेशन जरा हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इंडिया है और इंडिया से जैसे ही अगर हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो यह है स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ है इंडोनेशिया, और यही वो रीजन है जहाँ से 40% व्यापार होता है। अगर कोई कंट्री अगर इस यहाँ पर अगर चोक कर दे कि वो प्रोडक्शन को या किसी भी नवल शिप को क्रॉस नहीं होने देगा, तो ट्रेड रूट प्रभावित हो जाएगा। जितनी जितनी आसियान कंट्रीज़ हैं उनका जो भी ट्रेड है इंडिया के साथ या फिर यूरोप के साथ, कह रहे वो प्रभावित हो जाएगा। पूरा रूट बदलना पड़ जाएगा। जरा आप ध्यान से देख लो, स्टेट होता क्या है कि एक बहुत नैरो वाटर बॉडी होती है जहाँ से कोई शिप या कुछ गुजर सकता है। अदरवाइज अगर ये स्टेट न रहा होता, स्टेट ऑफ मलक्का अगर ना रहा होता, तो कहाँ से घूम के जाना होता है, यूं घूम करके जाते हैं हम, इधर से घूम कर जाते हैं। तो वो पूरा चाहे वो मलेशिया हो चाहे वो इंडोनेशिया हो, दोनों के लिए ये रास्ता बहुत बड़ा हो जाता। अभी जो डील हुई है वो इसी के रिगार्डिंग हुई है कि ये है हमारा अंडमान निकोबार, और इसी के नियर में ऑस्ट्रेलिया के पास है कोकोआ द्वीप। कोकोआ द्वीप में
दो तीन स्टेट आती हैं, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का, तो ये तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप के पास अगर ऑस्ट्रेलिया अपना नवल बेस बनाता है तो स्टेट ऑफ मलक्का को ट्रेस करना उसके लिए आसान हो जाएगा। और अगर इंडिया कोकोवा द्वीप पर, मीन जो ऑस्ट्रेलिया के पास है पैसिफिक ओशियन पे, अगर वहाँ पर वो अपना डिफेंस बेस बना लेता है तो ये जो लॉम्बोक स्टेट है और सुंडा स्टेट है जो इंडोनेशिया के पास है, कह रहे यहाँ पर प्रॉपर ट्रेसिंग पॉसिबल है। ठीक, मतलब एक दूसरे से, क्योंकि अगर चाइना किसी एक स्टेट को अगर लॉक भी कर देता है तो चाहे वो इंडिया हो और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज होता क्या है कि इंडिया को अगर पैसिफिक ओशन से कम्युनिकेट करना है तो ये स्टेट ऑफ मलक्का इज अ सिंगल रीजन। अगर ये स्टेट ऑफ मलक्का को चाइना अगर लॉक कर देगा तो इंडिया पैसिफिक ओशन पे नहीं जा पाएगा। इसी के रिगार्डिंग दोनों के बीच में डील साइन हुई है। तो इस पूरे आर्टिकल में इसी पर बात किया जाता है। बताते क्या है कि इंडिया ना केवल एजुकेशन पे, ना केवल टेक्नोलॉजी पे, ना केवल ट्रेडिंग पे, बल्कि डिफेंस में भी दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। और इंडिया ने आज़ादी के बाद से अपनी डिप्लोमेसी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है पहले के अपेक्षाकृत। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो ह्यूमन राइट के एक मीन वो है चेयरमैन है। तो ये चीज़ों को सेंसिटाइज करते हैं। कहते हैं कि जो मिडिल क्लास का पर्सन होता है, कह रहे उसके लिए पर्क्स कभी अनाउंस किया नहीं जाता है, क्योंकि ना केवल वो गरीब, ना वो गरीब होता है और ना वो बहुत अमीर होता है, ना वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पर्सन होता है जो सरकार को टैक्स पे कर सके, और ना वो इतना गरीब हो सकता है कि जिस पर किसी को दया आ सके। तो कह रहे हैं ये जो पैंडेमिक है, कह रहे पैंडेमिक ने जब उनसे बेरोजगारी मीन उनसे रोजगार छीन गया तो वो अब गरीबी की कैटेगरी में जाने लगे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना रिजर्व है कि वो साल भर बैठ करके खा सकते हैं। तो कुछ लोगों के पास 1 महीने का रिजर्व था, कुछ के पास 2 महीने का रिजर्व था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया, तो वैसे वैसे वो कलई मीन उभर करके आने लगती है, वो कलर निकलने लगता है, जो मुखावटा होता है लोगों का कि नहीं हमारी घर की स्थिति ठीक है, तो वो धीरे धीरे निकलने लगता है। ठीक, तो इस पूरे आर्टिकल में उसी पर बात करते हैं। कहते हैं कि जो इलीट क्लास है, मीन जिसके पास पैसे बहुत हैं, तो कह रहे उसको तो 5 स्टार होटलों में क्वारंटाइन किया जा रहा, बड़े बड़े होटलों में क्वारंटाइन हो रहा, लेकिन एक जो गरीब है, एक जो मजदूर है, कह रहे उसको तो बेसिकली एक डोरमेट्री में और शेल्टरों में इस प्रकार से भरा जा रहा है जैसे कि प्राइवेट बसों में लोग भरे जाते हैं, और उनको खाना पीना कुत्तों की तरफ फेंक फेंक कर दिया जा रहा। जबकि जो 5 स्टार होटलों में जो लोग क्वारंटाइन, कह रहे हैं जो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, कह रहे हैं वो दिखाता है कि सोसाइटी कितना 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 ज़्यादा डिवाइडेड है। फिर यहाँ पर कार्ल मार्क्स की थ्योरी को भी, हैव एंड हैव नॉट को भी बताते हैं। कहते हैं ये तो कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है। कहते हैं कि किसी के पास पैसा है तो यहाँ पर स्टेट का रोल पूरी तरह से रिमूव हो रहा है। कह रहे हैं अगर हमें खुद से ही करना था, खुद से ही सारे काम करने थे, तो यहाँ पर स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। हम स्टेट को फिर टैक्स ही क्यों पे करेंगे? क्योंकि इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा पे होता है, डायरेक्ट टैक्स बहुत कम पे होता है। जबकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कम पे होता है। तो इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स पे होने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो टैक्स पे करते हैं, और जो गरीब पर्सन है अगर वो अपना इसेंशियल चीज़ों, अगर दूध का पैकेट भी लेता है, अगर वो पार्ले बिस्किट भी खाता है, तो भी वो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे करता ही है। और अगर एक मजदूर अगर कोई चीज़ कंज्यूम करके इनडायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट को पे करता है, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है कि वो उसकी उतनी ही केयर करे जितनी वो किसी अनअदर पर्सन की करता है। इस पूरे आर्टिकल में इसी पर डिस्कस किया गया है। फिर आगे करते हैं इस स्थिति को सुधारने के लिए कि मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना पैदा हो जाए, लोग विद्रोह न करने लगे, लोग सड़कों पर ना आ जाए। कह रहे उससे पहले जो स्टेट की गवर्नमेंट है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हो गए, जो एम्प्लॉयर थे, तो एम्प्लॉयर उन्हें पैसा देने से इसलिए मना कर दे रहे हैं क्योंकि जब पोस्ट कोविड-19 का टाइम आएगा तो उनको भी मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो इसलिए वो मजदूरों को जाने नहीं देना चाह रहे हैं, और स्टेट पैसा देना नहीं चाह रहा। तो मजदूर पूरी तरह से बीच में फंस गया है। कह रहे उसके पास तो जेब में पहली बात तो पैसे नहीं है, और अगर वो पैसे अपने मालिक से मांगता है तो मालिक पैसे देना नहीं चाहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट कि वो चाहता है कि वो वहीं पर हैं, जबकि वहाँ पर रहने पर उनके खाने पीने की व्यवस्था हो नहीं पा रही। तो वो दोनों जगह से फंस गया, अगर वहाँ पर रहता है तो भी मर जाएगा, और अगर वहाँ से मूव करता है तो मूव करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, वो चाइना और इंडिया के बीच में जो स्टैंड ऑफ अभी राइट नाउ चल रहा है, ये उसी के रिगार्डिंग है। तो पेगोंग तुशो लेक है, तो वहीं पर और वो ग्वालन गाली पर, दोनों जगह पर स्टैंड ऑफ चल रहा है। मीन 2-3 मोर्चों पर चाइना करके आ रहा है, चाइना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
ऑस्ट्रेलिया को टीज करके, नेपाल को टीज करके, क्योंकि पूरा पूरे माउंट एवरेस्ट को चाइना क्या करता है, चाइना कह रहा है कि अभी मेरा हिस्सा है, ठीक। तो इसकी वजह से नेपाल परेशान, इंडिया परेशान कि जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, कि लद्दाख के एक बड़े रीजन को, फिंगर वैली को अपने कब्जे में ले लिया। तो पूरी दुनिया उसे घेरने की कोशिश कर रही है कोविड-19 पर, लेकिन चाइना खुद को बहुत एग्रेसिवली डिफरेंट कंट्रीज़ को टीज करके चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट टॉपिक से मूव करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों का ध्यान वहाँ से हट जाए और कोरोना वायरस को छोड़ करके लोग अपनी अपनी टेरिटरी पर ध्यान दें, ठीक। तो ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है बिलेटेड बट द वेलकम। ये सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन पर बात करते हैं, कहते हैं कि बहुत ढेर सारी प्ली साइन भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, लेकिन इतना समय बीतने के बाद मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्टेट और सेंटर को गाइडलाइन जारी करना, कह रहे बहुत लेट हो गया। कह रहे सुप्रीम कोर्ट को सेंटर और स्टेट को पहले ही गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी कि मजदूरों की केयर करें, मजदूरों से पैसा न ले, उनको मूव करने के लिए उनसे पैसा न लिया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। कह रहे ये काम आपको पहले करना चाहिए था। कह रहे इतने लोग मूव हो चुके हैं, इतने लोग मरने के बाद अगर ये इस प्रकार से जुडिशरी एक्टिव होती है तो कह रहे जुडिशरी पर फिर कोई रोल रह नहीं जाता है कि इतना प्ली देने के बाद, क्योंकि ये सेल्फ कॉग्निजेंस वाली चीज़ें हैं। क्योंकि अगर किसी का फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को तो सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर के गाइडलाइन को इशू करना होता है, और जब इतना कुछ हो जाता है उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट इतना लेट में अगर कुछ करती है तो ये तो संदेहास्पद बनता है। लेकिन फिर भी राइटर कहते हैं क्या कि हम इस मूव का हम वेलकम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट देर ही सही लेकिन गाइडलाइन जारी तो किया। आज के डेट पे हमारे पास जितने भी आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, हमने सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। आज शनिवार है तो आज ग्राउंड जीरो प्रकाशित होता है, जो हमें डिस्कस करना नहीं होता है। ये हमने मैप तो देख ही लिया कि कहाँ पर ये स्टेट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ मलक्का, ये सोंडा स्टेट और लोम्बोक स्टेट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज सारे आर्टिकल तो डिस्कस हो ही गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।